नाम येवगेनी परदर, देश बेलारूस, मजहब जुडाइज्म। ये कौन था येवगेनी परदर? येवगेनी परदर वो था जो एक इजरायली सेना में स्नाइपर था और जिसने गाजा में अनगिनत सिविलियन इनोसेंट लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और कल जो यमन ने तेल अवीव में, जो साउथ तेल अवीव में आपको बताया था, जहां पर जाफा कवि था जो कि एक पैलेस्टीनियन टाउन था जिसको नष्ट कर दिया और टेक ओवर कर लिया इलीगल तरह से इजराइल ने, वहां पर जो स्ट्राइक यमन ने कल की उसमें जो 10 लोग घायल हुए और एक जो मारा गया वो था येवगेनी परदर। अब आप सोचिए, अब आप जरा सोचिए, आज स्वैग दिखाने का टाइम किसका है? मेरा है। आज अपनी इस पूरे जो हमने फिलिस्तीन का साथ दिया शुरू से, इंसाफ का साथ देने के लिए, और शुरू से लेके अभी तक इतनी आलोचनाएं, इतने हमले झेलते हुए हम यहां तक आए हैं, आज किसका सीना गर्व से चौड़ा है? हमारा और आपका। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यमन ने करीब 1 से 1,500 किलोमीटर दूर यमन से ड्रोन, जिसकी याफा ड्रोनी नाम रखा था, वो फायर हुआ। साउथ इजराइल जहां पहले याफा था वहां लगा, उसमें एग्जैक्टली 11 लोग उसमें हताहत हुए, उसमें 10 घायल और एक जो मरा वो वही था जो आईडीएफ का सोल्जर, जो आईडीएफ का स्नाइपर था और जिसने गाजा में मासूम लोगों की हत्याएं की थी। आप ये बताइए, 50 साल का येवगेनी परदर जो ओरिजिनली बेलारूस का था, और इजराइल में जैसे डुअल सिटीजनशिप होती है, बेलारूस और इजराइल दोनों की उसकी सिटीजनशिप थी। आप ये बताइए, ये अगर विधि का विधान नहीं है, ये अगर भगवान के नियम, अल्लाह के नियम नहीं है, उसके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, और नहीं तो फिर यमन के अंदर एक इस समय एक पूरे जैसे कायनात ने, पूरे कायनात ने, पूरे सौर मंडल ने, पूरे ब्रह्मांड ने, पूरे एक जो अल्लाह का निज़ाम है उसने एक ऐसी ताकत दे दी है कि उसको पता चल गया है कि कहां पर कौन आतताई है। आप ये सोचिए, ये कैसे कैलकुलेट किया होगा यमन ने? इसमें दिमाग, बिल्कुल सही बात है, इंसानी दिमाग, तदबीर इसमें लगी, इसमें पूरा कैलकुलेशन किया, इसमें इंटेलिजेंस लगी, सब कुछ लगी, लेकिन अल्टीमेटली इसमें जो काम हुआ वो काम बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद से नहीं संभव था। और यह चीज दिखाता है कि जिसके साथ भगवान है उसके साथ जीत है। और यह बात साबित हो गई। येवगेनी परदर जिसने कई फिलिस्तीनी मासूमों को मारा था, वो कुत्तों की तरह मारा गया और उसका कोई पूछने वाला नहीं था। 10 घंटा लाश पड़ी रही सड़ती हुई। किसी इजरायली की हिम्मत नहीं थी कि उसको छू ले, क्योंकि उनको डर था कि दूसरा ड्रोन अटैक ना हो जाए। साथियों, देर में मैं कह रहा हूं, लेकिन अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो 20 जुलाई 2024 का जो आज हम आपके बीच राउंड अप लेके आए हैं, आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि गाजा में लफत बद्र इलाका जो कि ताल अल सुल्तान में है, वहां पर आरबीजी शेल से एक आईडीएफ का पर्सनल कैरियर, एक सैन वहां पूरा उसको टारगेट किया, उस पर सीधे हिट हुआ। उसके बाद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, अपने डिफरेंट फैक्शंस ने कोऑर्डिनेट करके एक मरकवा 4 टैंक पे अल यासीन शेल छोड़ा। अल यासीन 105 जो शेल है उसको छोड़ा शबूरा कैंप राफा के पास, और इससे वो मरकवा टैंक बुरी तरह से जल गया। उसके बाद आप देखिए कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने नेतजरीम में फिर से 107 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट से फायरिंग की। लेकिन इस बार क्या खास बात थी? इस बार यह खास बात थी कि 4 बैरल का ये पूरा मशीन थी। ये पहली बार 4 बैरल की मोटर फायर की जो मशीन है, जो हिजबुल्ला यूज करता है, वो हमास ने यूज की। हिजबुल्ला तो 16 बैरल की यूज करता है, लेकिन हमास के पास 4 बैरल की ये गन पहली बार दिखाई दी। आप सोच लीजिए, जो लोग ये सोचते हैं कि हमास कहां से चीजें ला रहा है, कहां से सारी चीजें कर रहा है, उसके तो संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं। नेतन्याहू, तुम मिट्टी में मिल गए हो आज की तारीख में, तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं है। ये सच्चाई है। और भारत के जितने बुद्धिजीवी हैं
उनको भी मुंह छुपाने की जगह नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं बखान कर रहे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो 4 बैरल की, देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए कितनी महत्वपूर्ण होंगी। अभी भारतीय राजनीति में बीजेपी हारी है, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, और उसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लोग बड़ी बड़ी बातों पे योगी मोदी के खिलाफ ये लड़ाई हो रही है, केशव देव मौर्य ये, अरे यार छोड़ो इन सब चीज़ों को। असली बात आओ बारीकियों पे, एक एक कंस्टिट्यूंसी में क्या हुआ, किस तरीके से जनता पलटी है, किस तरह से जैसे रेजिस्टेंस मार करता है, किसी को क्या पता था रेजिस्टेंस इस लेवल तक इतने लंबे समय तक लड़ाई को खींच लेगा। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बिहेवियर पैटर्न अपना दिखाया, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। और वो पूरा जो सीरीज जब शुरू होगी तो आप देखिएगा, और आप लोगों के ऊपर लाजिम है कि उसको आप देखिए। हो सकता है मैं उसके लिए एक नया चैनल बनाऊं, क्योंकि इसी चैनल में बहुत सारी चीज़ें रखना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं। अभी इसमें एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं और इसको बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो नेजरीन एक्सेस पे ये जो 4 बैरल जो मोटर गन है उससे फायरिंग हुई। उसके बाद जो दूसरा हमला हुआ वो सिंगल बैरल जो मोटर फायर है वो हुआ। उसके बाद आप देखिए जो कफ मशरू एरिया है राफा के ईस्ट में, वहां पर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने रॉकेट से फायरिंग की, और उस रॉकेट से फायरिंग में कम से कम 4 इजरायली सैनिक बुरी तरह घायल हो गए, उसमें से 2 के मारे जाने की खबर है। फिर आप देखिए जो एक दूसरी घटना जो राफा में हुई, जहां पर जो आर्टिलरी यूनिट फिलिस्तीन रेजिस्टेंस की है, जो कुछ फील्ड गन्स लेके चलती है, जो फील्ड गन्स उनके टनल्स में बने। आप सोच लीजिए ये कैसी फील्ड गन्स होंगी जो उनके टनल्स में बनी होंगी। और फील्ड मतलब प्रॉपर आर्टिलरी गन्स हैं, पूरा है जैसे बोफर्स है ना, बोफर्स इज एन आर्टिलरी गन। अब आप सोच लीजिए कि बोफर्स के लेवल का एक काम, चाहे उसकी एक्यूरेसी कम हो, उसका डिस्टेंस कम हो, थोड़ा वो देखने में थोड़ा और क्रूड लगे, लेकिन बोफर्स जैसी फील्ड गन, बिकॉज बोफर्स इज अ फील्ड गन, उस तरह की गन लेके जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस आज लड़ा है, और उसने जिस तरीके से 11 लोगों के आईडीएफ फोर्स पे हमला किया है, छक्के छूट गए, भागने को उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, और वो वापस एक दूसरे एम्बुश में फंस गए, और उसमें 4 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं, 6 घायल हैं, लेकिन 6 ऑलरेडी आईडीएफ सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। अब ये देखिए इनिशिएटिव कैसे, कल जो मतलब यमन ने किया, फिर हिजबुल्ला, यमन इराक से कोऑर्डिनेट कर रहा था, फिर हिजबुल्ला भी लगातार मार रहा है, और हमास। तो अब एक नया जो एक आया है, एक स्लोगन मोहम्मद दैफ ने जो दिया था 7 अक्टूबर को, यूनिटी इन द फील्ड्स, कि अलग अलग हमारे नाम हो सकते हैं, यमन, हिजबुल्ला, हमास, PFLP, यहाँ भी रेजिस्टेंस के 6-7 फैक्शंस हैं, लेकिन यूनिटी इन द फील्ड्स, ग्राउंड पे हमारी यूनिटी है, हम जो एक्शन करते हैं उसमें हम एक हैं। ये एक बहुत ये क्रांतिकारिता के इतिहास में, क्रांतियों के इतिहास में, क्रांतियां जो हैं वो कुछ एक पार्टी, एक फैक्शन ने या 3-4 फैक्शन ने मिलकर की हैं, फिर वो आपस में लड़ गए हैं। हमेशा केवल रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन एक पार्टी ने की थी, कम्युनिस्ट पार्टियों ने। और अब जो एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि कई फैक्शंस हैं वो एक साथ मिलकर अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अपनी आज़ादी, अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए वो पूरा कोऑर्डिनेशन करके कर रहे हैं। और ये जो इजराइल कहता था कि फिलिस्तीनी बिखरे हुए हैं और इतने सारे लोग हैं तो इनके पास ताकत, लेकिन ये अलग अलग बिखरे हुए हैं, एक साथ आके हमसे लड़ नहीं पाएंगे, आज उन्होंने एक साथ आके लड़ के तुम्हें झुका के दिखा दिया है। अब आप देखिए उसके बाद वेस्ट बैंक से बड़ी खबर आई कि तुलकरेम गवर्नमेंट में, तुलकरेम में एक एक्सप्लोजिव डिवाइस ज़बरदस्त तरीके से, एक बारता जो गांव है इजरायली सेटलर्स का, और हरमिश ये जो एक और सेटलमेंट है, इन दोनों जगह बड़ी एक्सप्लोजिव डिवाइस यहां पर रेजिस्टेंस ने फोड़ी। और उससे क्या हुआ कि जो पूरा जो एक कोशिश हो रही है सेटलर्स की वेस्ट बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा करना, वो विफल हो गई। उसकी कहानी आज और भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी उस पर कमेंट किया, और उससे पूरी इजराइल की पोजीशन बड़ी ऑड हो गई है। उसके बाद देखिए 24 घंटे की लड़ाई, 24 अभी भी चल रही, नूर शम्स की लड़ाई, जिसमें 13 फिलिस्तीनी फाइटर्स कम से कम 50 इजरायली सोल्जर्स को रोके हुए। कितने घंटे से? 24 घंटे से।
50 इजरायली जो सोल्जर्स है उसमें से 10 घायल हो गए। फिर उनके पास रीइंफोर्समेंट आया, फिर उनको, और वो एक सेमी सर्कल में घेरे हुए हैं। लेकिन उस सेमी, ये नूर शम्स की बात है, तुलकरेम वेस्ट बैंक में, लेकिन वो जो सेमी सर्कल है वो इररेगुलर है, और उस इररेगुलर सर्कल से जो लाइंस निकलती हैं उनको ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। ये कोई टनल्स की लड़ाई नहीं है, ये आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन उसमें जो छद्म का इस्तेमाल जिस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया है, एक आर्क्स बना के या ये एक्सेस बना के, जो एक, क्योंकि इरेगुलर सेमी सर्कल है, उसके बीच गैप्स ढूंढ के और वहां मार रहे हैं। और जब उन गैप्स पे वो मारते हैं तो वो तुरंत जो इंस्टिंक्टिव एक इजरायली सोल्जर्स, किसी भी सोल्जर्स का एक इंस्टिंक्ट होता है कि जब गैप के पीछे से नीचे से गोली जाए, वो अपने को बचाने के लिए बाएं या दाएं होते हैं, और जैसे ही वो दाएं होते हैं तो उनका दूसरा गैप जो है फिल हो जाता है, फिर वहां वो मार देते हैं। ये जो एक टैक्टिक्स है, इससे 24 घंटे लड़ाई चल रही लगातार। 13 फिलिस्तीनी लड़ा के एक भी उसमें से किसी को एक बाल भी बाका नहीं हुआ है, और इजरायली सोल्जर्स 10 घायल हो चुके हैं और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट आए हैं। उधर से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के भी रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं। उसके बाद देखिए जो आर्म्ड क्लैशेस जेनिन के साउथ में जाबा में हुए, इसमें भी जो खास बात हुई कि आईडीएफ ने फिर से सेटलर्स के साथ इन्वेट करने की कोशिश की, जमीन पे कब्जा। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट विंगर, बहुत ही मतलब मानवता विरोधी, मुस्लिम विरोधी, जो भी कहना है, तो स्मोत्रिच उसका नाम है। सो स्मोत्रिच ने यह कहा है कि वेस्ट बैंक को हम एनेक्स कर लेंगे, हम वेस्ट बैंक को एनेक्स करके वहां जूइश सेटलमेंट्स हम बनाएंगे। उसी पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आज जजमेंट आया है कि नहीं, इस तरह से इजराइल नहीं कर सकता है, और ये एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। बिल्कुल आपको हम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बात कही कि इस तरह की जो सेटलमेंट्स हैं वो बिल्कुल इलीगल है, और अमेरिका और ब्रिटेन भी इस पे बोल चुका है, लेकिन इस समय चुप है। और इस समय इसलिए भी चुप है क्योंकि देखिए नेतन्याहू कल जो यमन ने वार किया उसकी वजह से नेतन्याहू यूएस नहीं जा पाया, वहां उसको कांग्रेस की दोनों हाउसेस को एड्रेस करना है। और बाइडेन ने यह कह दिया है कि जब तक वो मतलब अंदर की खबर, उसने कहा नहीं, उसने बहाना दूसरा दिया है, क्योंकि बाइडेन पे काफ़ी प्रेशर है कि वो विड्रॉ करे, कि वो इस पूरी प्रेसिडेंशियल रेस से विड्रॉ करे। तो बाइडेन ने कहा है कि अभी रुक जाओ, अभी डॉक्टरों को कहने दो, अपनी एडवाइस देने दो। लेकिन असली कारण ये है कि वो चाहता है नेतन्याहू यहाँ आए, कांग्रेस में वो एड्रेस करे। देखिए पैसे का सवाल है, यहाँ पर बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। ये जो सवाल है ना कि क्यों अमेरिका और इंग्लैंड के लोग, क्या अब मानव इंसान नहीं रह गए, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं, एलीट है, ठीक है, वो एक रूलिंग क्लास है, वो एक कॉरपोरेट एक विंग, एक पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का, वैसे भी उनके लिए कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इजराइल जो है इस तरीके से पैसा झोंक रहा है, जिसकी वजह से बाइडेन वगैरह, सोचिए आप, ये अपने पूरे के पूरे प्रेसिडेंसी को दांव पे लगाने को तैयार है। इस तरह की सिचुएशन है। और ट्रंप ने उधर एक बड़ी इजरायली जो लॉबी है, उसने ट्रंप के लिए बड़ा पैसा रेज करने की घोषणा कर दी है अमेरिका में। इसके बाद देखिए हम तुलकरेन पे वापस आते हैं। धनाबा एरिया, धनाबा एक इलाका है, वहाँ पर जम के भिड़ंत हुई, और यहाँ से एक लड़ाकों का जत्था धनाबा से ये नूर शम्स कैंप की तरफ ये गया, और नूर शम्स कैंप में इसने जो इजरायलीज़ का जो सेमी सर्कल था, जो करीब 24 घंटे से लड़ाई चल रही है, उसको बाहर से, अभी जो लेटेस्ट खबर है उस हिसाब से घेर लिया। उसके बाद आप देखिए कि फिर से हम गाज़ा पे आते हैं। अल शबूरा कैंप में अल सिक्का स्ट्रीट के पास एक इजरायली मिलिट्री व्हीकल को अल यासीन 105 शेल से रेजिस्टेंस ने टारगेट किया। अब आप देखिए जो इजराइल ने आज गाज़ा में जिस तरीके से जो अपने एक मानवता विरोधी कृत्य किए हैं, उसमें जो 8वें दिन डीसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं गाज़ा में, क्योंकि समुद्र के पानी को एक नॉर्मल पानी में तब्दील करते हैं, उनको चलने नहीं दिया 8वां दिन आज, ताकि पानी की क्राइसिस गाज़ा में हो। उसके बाद आप देखिए कि कई जो बच्चे मिसिंग हैं, उन बच्चों को ढूंढने की एक नई फोर्स बनी फिलिस्तीनियों की, जिस पे इजराइल ने गोली चला दी। उसके बाद देखिए 13 दिन से जो बेकरीज बंद थी गाज़ा में, आज उन्होंने बेकरीज जो ब्रेड बनाती हैं, वहाँ जो जैसे यहाँ रोटी खाई जाती, वहाँ ब्रेड खाई जाती, तो बेकरीज जो 13 दिन से बंद थी, आज वो खुल गई हैं। और ये मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से रेजिस्टेंस मदद कर रहा है इसमें, वो देखिए बात
सामने आई, वो बेकरीज खुल गई। उसके बाद आप देखिए कि जो चेक पॉइंट्स अल राशिद स्ट्रीट और सलाउद्दीन स्ट्रीट पे जो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने टारगेट किए थे आईडीएफ के, वो चेक पॉइंट्स फिर से आईडीएफ ने बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। लोकल रेजिस्टेंस हुआ, इस बार गोली नहीं चली, पत्थर चले और मोलोटोव कॉकटेल चली। उसके बाद देखिए एक लगातार जो इजराइल है वो जो साउथ एरियाज हैं गाज़ा के, उसमें वो लगातार बम्बार्डमेंट करती रही। फिर जो स्ट्रीट 8 है दौला इंस्ट्रक्शन नबुलसी राउंड अबाउट पे वहाँ उसने मारा, जहाँ पर करीब 12 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। उसके बाद 72वें दिन जो है आज हो गए हैं। और मैं मतलब जब से ये 7 अक्टूबर से नहीं, 72 दिन पहले से इजराइल ने जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फ्रोजन गुड्स हैं उनकी आवाजाही जो उनका आगमन था, वो जो आते सप्लाई था, उसको रोक रखा था। वो इजराइल ने आज भी उसको रोके रखा, जबकि वादा किया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को वादा किया था कि हम उसको खोल देंगे। उसके बाद देखिए इजराइल ने ब्लॉक 3 अल बुरेज में एक हवाई हमला किया जिसमें 5 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। उसके बाद एक घर को उन्होंने ब्लॉक सी में नुसैरत एरिया में टारगेट किया जिसमें 7 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। उसके बाद देखिए जो खालिद स्कूल में अल नुसैरत कैंप, इसमें 2 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। फिर एक अल नुसैरत में एक और जगह स्ट्राइक किया जिसमें लेकिन कोई शहीद नहीं हुआ, लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद मान एरिया में एक मुआमिर फैमिली है, उस पर भी हमला किया खान यूनिस में, वो भी निकलने में सफल हुए। उसके बाद अल तवील फैमिली पे आप देखिए रोज़, मैं आपको रोज़ अब बता रहा हूँ फैमिली के हिसाब से, तो देखिए कितनी फैमिलीज़ पे एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं। उसके बाद देखिए कि अल नुसैरत में ये सेंट्रल गाज़ा में दोबारा एक हमला हुआ, 5 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। उसके बाद जो अल मज़दर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है अल बराका के पास, वहाँ भी उन्होंने अटैक किया, लेकिन फ़िलिस्तीनियों ने अब बचना भी सीख लिया है, जो सिविलियंस हैं वो बच के निकल गए। उसके बाद देर अल बला में यहाँ उन्होंने सिटीजन्स के ग्रुप पे टारगेट किया, वो भी बच के निकल गए। अब आप देखिए कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट ने जो बातें कही हैं वो उन्होंने साफ कहा है कि जो 24,000 न्यू यूनिट्स जो इजराइल ने बनाई हैं वेस्ट बैंक में, वो इजराइल को तुरंत खाली कर देनी चाहिए। अगर इजराइल ने खाली नहीं की तो एक हम मतलब सारी जो मेंबर कंट्रीज हैं यूएन की, उनको बाध्य होना पड़ेगा कि इजराइल के ऊपर प्रेशर डालें। और ये बात एक यूएन के रेजोल्यूशन में है कि अगर कुछ समय तक अगर कुछ जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कुछ रेजोल्यूशंस, भाई कोई बात इजराइल ने नहीं मानी है, लेकिन उसकी लिमिट होती है। वो लिमिट जो है वो देखिए अब नज़दीक आ रही है। इंटरनेशनल फोर्सेस को एक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं की भी हो। सारी साजिशें भी चलती रहेंगी, ये दुनिया है, सारी साजिशें भी चलती रहेंगी, लेकिन उसी बीच में ये भी चलेगा कि जो लिबरल कुछ फोर्सेस हैं इंग्लैंड में, फ्रांस में, यूरोप में, वो नेतन्याहू के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकला आईसीसी का, और इधर जो वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स के अगेंस्ट जो लगातार अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट दिया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी सरकारों पे लगातार दबाव डाली। अब देखिए उसके बाद जो हिजबुल्लाह के जो एक पूरे अटैक्स हुए, एक मरकवा टैंक हदाब यारिन साइट में हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी एक आज अल अरकाब जो एडवांस क्रूज मिसाइल है उससे हाइफा पे हमला किया, डायरेक्ट हमला हाइफा पे किया। हाइफा जैसे पता है आपको 80% उसकी बिजनेस ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने जो लगातार हमले किए, अबिरीम सेटलमेंट पे हमला किया, फिर हिजबुल्लाह ने रुवैसत अल अलाम पे हमला किया, फिर रमीम बैरक्स पे हमला किया, मेतुल्ला पे हमला किया, खिरबित मार पे हमला किया, फिर नेव जिव सेटलमेंट पे कत्यूशा रॉकेट मारे, फिर मानो सेटलमेंट पे कत्यूशा रॉकेट मारे। उसके बाद मनारा सेटलमेंट में दोबारा इस बार बुरकन मिसाइल्स मारी, फिर अल मर्ज साइट पे आर्टिलरी शेल्स छोड़े, फिर जो इजराइल का एक टेक्निकल सिस्टम अल अबाद एक साइट है लेबनान के बॉर्डर पे, उसको नष्ट कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बड़ी खबर है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल मतलब परकच्चे उड़ गए। उसके बाद अल समाका साइट जो कि ऑक्यूपाइड जो सीरियन गोलन्स हैं जो इजराइल ने ऑक्यूपाई किए हैं,
वहाँ पर टारगेट किया। फिर एक नया सेटलमेंट, ईयान याकूब सेटलमेंट, सेटलर्स को, वहाँ पर हमला किया, मलकिया पे हमला किया, यफ्ता पे हमला किया, आयलेट पे हमला किया। 16 हमले इस तरीके से देखिए हिजबुल्लाह ने लगातार किए हैं। और देखें, आपको बताएं कि आज जो है जो बड़ी बात एक और हुई है कि यहिया सिनवार की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जो खबर आई है। और यहिया सिनवार वही है, इजराइल ने कुछ दिन पहले कहा था हमने मोहम्मद दैफ को टारगेट किया, जबकि वो बात झूठ निकली, मोहम्मद दैफ वहाँ ही नहीं। अब यहिया सिनवार ने जो मीटिंग की है और जो यहिया सिनवार ने जो बयान दिए, उसके हिसाब से ये पूरी बात सामने आ रही है कि हमास की 80% टनल्स पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, पूरी तरह से इंटैक्ट। और उसके अलावा हमास के पास जो भी उनके फाइटर्स का लॉस हुआ 4 से 5 हज़ार, उसमें उनके डबल रिक्रूट्स आ गए। ये बाकायदा यहाँ से इंफॉर्मेशन आई। तो हमास के पास अगर 40,000 फाइटर्स थे, उसमें इजराइल कह रहा हमने 15,000 माने, लेकिन उसमें आप समझिए 6 से 7 हज़ार मान लीजिए मारे गए, तो उसमें डबल यानी 45,000 अब जो ट्रूप्स हैं वो हमास के पास हैं। और अभी आप सोचिए, आमने सामने की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो टनल से लड़ाई चल रही है। अभी कई और जगह से घेर के जिस तरह से मारा जा रहा है आईडीएफ के लोगों को, और उसके बाद वेस्ट बैंक में जिस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है, वेस्ट बैंक में बड़ा क्रिटिकल स्टेज है। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जितनी मैक्सिमम लैंड एक्वायर कर सके। यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिलिस्तीनी वहाँ पर ग्राउंड पे उनको रोक रहे हैं, लगातार उनको हरा रहे हैं। और नूर शम्स कैंप से एक बड़ी खबर आई है कि इजरायली फोर्स पूरी तरह से पीछे हट गई है। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ खबरों को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।